तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जेलेंस्की के बीच में और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में व्हाइट हाउस में ये मीटिंग हुई और मीटिंग में इस बात को लेकर चर्चा की गई कि आखिर इस पूरे युद्ध की अगली दिशा क्या होने वाली है, सीजफायर का कितना चांस है, इसको लेकर चर्चा की गई है। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ गया है, उनसे आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। विनय शुक्ला हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं मॉस्को से। इसके अलावा हमारे साथ पूर्णिमा नाथ रिपब्लिकन पार्टी से अमेरिका से हमारे साथ जुड़ गई हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड एस सोई हमारे साथ डिफेंस एक्सपोर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे साथ एयर कमोडोर रिटायर्ड एएस बहल डिफेंस एक्सपोर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बहल सर, आपके पास ही आते हुए, ये बातचीत आज व्हाइट हाउस में 15 अगस्त को बातचीत हुई थी पुतिन के बीच में और ट्रंप के बीच में। 3 दिन बाद जेलेंस्की और ट्रंप के बीच में यह बातचीत, सीज फायर का आपको कितना चांस नजर आ रहा है? देखिए, सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड है। आप पिछली बार देखा था आपने कि कैसे जेलेंस्की को निकाल दिया गया था वर्चुअली मीटिंग के बाद, और उसके इस वजह से इस बार वो यूरोपियन लीडर्स को भी साथ में लेके आए ताकि एक यूनाइटेड फ्रंट हो और एक प्रेशर हो। जो जेलेंस्की चाहते हैं कि टोटल टेरिटरी वापस कर दे रशिया, जिसमें क्रीमिया से लेके डॉनबास में जो 88% उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया है, और सूमी में और साथ में खार्किव में जो 400 स्क्वायर किलोमीटर ले लिया है, या फिर खेरसो और ज़ेपोरिज़िया जो 3/4 हिस्सा उन्होंने अपने पास ले लिया है। टोटल 1,14,500 स्क्वायर किलोमीटर, 20% टेरिटरी जो यूक्रेन की है इस समय रशिया के पास है। वो चाहते हैं कि कोई टेरिटोरियल कंसेशन ना हो। यूरोप चाहता है कि कोई भी इंटरनेशनल बॉर्डर पे कोई भी समझौता ना हो, पूरा का पूरा रशिया खाली कर दे। ये तो होगा नहीं। 3.5 साल की लड़ाई के बाद जब रशिया ने 20% टेरिटरी ले ली और क्रीमिया को लिया था 2014 के अंदर, तो ये बहुत मुश्किल है। और रशिया क्या चाहता है? रशिया चाहता है कि नाटो ना ज्वाइन करे, जो बिल्कुल क्लियरली ट्रंप ने बोल दिया। दूसरा, क्रीमिया के बारे में भी ट्रंप ने बोल दिया, लेकिन वो चाहते हैं डॉनबास, और डॉनबास में एक एरिया आता है स्लोवियांस्क, जिसका 50 किलोमीटर के बिल्कुल जेलेंस्की बिल्कुल साफ कर चुके हैं कि वो ऐसी किसी भी शर्त को मानने वाले नहीं है, जमीन को वापस देने वाले नहीं है। बिल्कुल साफ कर चुके हैं। ट्रंप ने इससे पहले भी जो प्रस्ताव रखा था। पूर्णिमा नाथ हमारे साथ जुड़ी हुई है, रिपब्लिकन पार्टी की है। पूर्णिमा नाथ जी, रिपब्लिकन पार्टी के अंदर तो जरूर तालियां बज रही होंगी इस बात को लेकर, क्योंकि जो सोचा नहीं गया था अमेरिका की तरफ से ट्रंप ने वो कर दिया है। लेकिन पुतिन के साथ मुलाकात में रेड कारपेट बिछा, सीजफायर का कोई हल नहीं निकला। आज उम्मीद की जा रही थी कि सीज फायर का कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। लग रहा है इसका कोई भी चांस आपको? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कमिट किया था कैंपेन ट्रेल में कि 24 आवर्स में उन्होंने ये वॉर खत्म कर देंगे, और ये एक बार नहीं कहा, बार बार कहा, और ये बोले थे कि बाइडेन वॉर है, हमारा वॉर नहीं है। लेकिन आप 6 महीने के बाद अभी आप ये देख रहे हो कि पुतिन के साथ उन्होंने मुलाकात इसीलिए किया कि इट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड, ये जो यूक्रेन का जो चाहत है ना नेटो में ज्वाइन करना, या तो रूसोफोबिया एक बना दिया गया है, यूरोप के साथ ऐसे डील किया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने। ये बेसिकली वो रूसोफोबिया जो है ऑब्वियसली यूज्ड वेस्टर्न मीडिया का क्रिएशन है। और आज यूरोप जहां पे सिचुएशन है, उनके पास ना डिफेंस कैपेबिलिटी है, अभी अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है। और उन्होंने जो डील किया है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, $750 बिलियन का प्रॉमिस लेके आए हैं। कहां से पैसा लाएंगे? बाद में यूरोपियन यूनियन उन्होंने भी क्लैरिफाई किया है कि वो जो प्रॉमिस किया है वो गवर्नमेंट फंड से नहीं आएगा, वो प्राइवेट फंड से आएगा। प्राइवेट फंड से वो उसमें उसका कोई गारंटी नहीं है। आप ये समझो, आज यूरोपियन यूनियन का जो सिचुएशन है यूक्रेन का, उससे भी बदतर सिचुएशन है, और यूक्रेन को यूज करा गया है अगेंस्ट रशिया। ये युद्ध लड़े, उनको फंडिंग किया गया है, उनको ट्रेनिंग दिया गया है, उनको यहाँ से $बिलियंस आर्म्स इक्विप किया गया है। आज यूक्रेन का जो हालत सिचुएशन आपने खुद सुना होगा। अभी जो रिपोर्टर ने क्वेश्चन पूछा आपको क्या चाहिए, उन्होंने बोला सब कुछ चाहिए, एवरीथिंग, फंडिंग भी चाहिए, इंटेल चाहिए, उनको ट्रूप ऑन द ग्राउंड चाहिए। तो इसका क्या मतलब है? अब ऑलरेडी 5 मिलियन के हिसाब से आपके लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, हजारों लोग मर चुके हैं। यूक्रेन इज लिटरली इन शैम्बल टुडे।
अप्रैल में जो प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ 2025 का जो डील हुआ था, मिनरल डील, उसमें अगर आप झांक के देखेंगे उसको आपको पता चलेगा कि वहां पे 50% प्रॉफिट आएगा नया ऑयल एंड गैस एंड मिनरल्स जो अमेरिका वहां पे खोदेंगे। तो इट्स नथिंग टू डू विथ एक्चुअली यूक्रेन रशिया, इट इज एक्चुअली कैप्चरिंग यूक्रेनियन रिसोर्सेस। आपको पता होगा कुछ दिन पहले रिक मैकॉर्मिक, हमारा रिपब्लिकन पार्टी की जो जॉर्जिया की जो कांग्रेसमैन है, उन्होंने फॉक्स न्यूज का एक इंटरव्यू दिया था। वहां पे स्पेसिफिकली उन्होंने कहा था यूक्रेन का जो मिनरल्स है, रिसोर्सेस है, अमेरिकन का जनरेशन तक उसको खिलाएगा। एट द एंड ऑफ द डे आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस इज अबाउट लैंड, दिस इज ऑल्सो अबाउट द रिसोर्सेस ऑफ यूक्रेनियन लैंड। तो ये जो है चाइना के पिवोट करने से पहले रशिया को खत्म करना चाहिए था उनको। एट द एंड ऑफ द डे इंडिया को भी साथ लेके मरने वाले थे प्रेसिडेंट ट्रम्प। तो ये जो किया है ना, इंडिया को बार बार टारगेट करना, चाइना को टारगेट नहीं करना और बोलना कि इंडिया फंडिंग रशियन वॉर is extremely derogatory actually। अभी यहाँ पे जो ज़ेलेंस्की आए हैं, यूरोपियन लीडर भी आए, एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रम्प उनको ग्रीट नहीं किया, आपने देखा होगा, सिर्फ ज़ेलेंस्की को ग्रीट किया है। और ज़ेलेंस्की ना सूट पहना ना टाई पहना, सिर्फ ब्लैक जैकेट पहन के आया। एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कि ज़ेलेंस्की जो हार चुका है प्रेसिडेंट ट्रम्प को पता है, और सारे यूनाइटेड स्टेट्स को, सारे पॉलिटिशियंस, वेदर डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन, उनको सबको पता है। बट प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बड़ा चालाकी से ये हैंडल इसलिए कर रहे हैं। और यहाँ पर ट्रम्प ये भी कह रहे हैं कि वो बातचीत की टेबल पर ला सकते हैं यूक्रेन को और रूस को। विनय हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। विनय, आज एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट ट्रम्प की तरफ से दिया गया है। वो कह रहे हैं कि अगर ये बात आगे इसी दिशा में बढ़ती है तो फिर बातचीत हो सकती है, त्रिपक्षीय बातचीत हो सकती है। क्या अमेरिका रूस और यूक्रेन को बातचीत की टेबल पर ला सकता है? राष्ट्रपति पुतिन ने वहां पर अलास्का में भी ये कहा था कि वो जब अगर डील तैयार हो जाती है जिस पर साइन करना है, वो मिलने के लिए तैयार है उसके साथ। तो अगर त्रिपक्षीय वार्ता होती है, मीटिंग होती है, ट्रम्प करते हैं, तो इसका मतलब है कि डील तैयार है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर बातचीत की अगर बात हो रही है तो जाहिर तौर पर यहाँ पे समझना होगा कि अगर बातचीत से रास्ता निकलता है तो सीज़फायर का रास्ता भी निकल सकता है। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड एस सोई भी जुड़े हुए हैं। सर, आज यूरोपियन नेता भी वहां पर पहुंचे थे। आप ये समझते हैं कि अमेरिका और यूरोपियन नेता एक ही पेज पर हैं इस पूरी वॉर को लेकर? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि मैं ये कहूँगा, एक शब्द में तो बोलना चाहूंगा कि नहीं है, क्योंकि अमेरिका चाहता है शांति, और यूरोपियन यूनियन का जो यूरोप के देशों का स्टैंड है वो चाहते हैं कि बिना यूक्रेन के शांति की बात नहीं हो सकती। आप खाली रशिया के साथ शांति की बात नहीं कर सकते, और हमको एक हार्डर पोस्चर रखना चाहिए। यूक्रेन के हितों की रक्षा करनी चाहिए, यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए, और साथ साथ यूरोप की भी सुरक्षा की गारंटी हो, क्योंकि उसके आगे अगर यूक्रेन के ऊपर खतरा रहता है तो यूरोप के ऊपर भी खतरा रहता है। तो यहाँ पर एक तो ये बात ही होगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, इस समय में मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए कूटनीति का सबसे कठिन समय है। एक तरफ रशिया है, उसकी अपनी डिमांड है, इधर से यूक्रेन है, इसकी अपनी डिमांड है, यूरोपियन यूनियन एक अलग डिमांड है जो यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ है, यूक्रेन की डिमांड का समर्थन कर रहा है। तो ऐसे में दोनों को नेगोशिएटिंग टेबल पर लाना, साथ लाना एक बहुत बड़ा काम है। मैं ये पिछली जो मीटिंग हुई थी अलास्का में, मैं उसको फेलियर नहीं मानता हूँ, एक स्टेप फॉरवर्ड था, एक एक्सप्लोरेटरी मीटिंग थी। उसके बाद बिना इनके तो शांति की बात हो ही नहीं सकती थी, इनको तो लेना ही था। वो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने पहले भी कहा था कि अगर बात आगे बढ़ती है तो हम ट्राइपार्टाइट यानी तीनों पक्षों को साथ रखेंगे, यूक्रेन। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद पुतिन से ट्रम्प ने बात की है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज जहां एक तरफ ज़ेलेंस्की से मुलाकात हो रही थी, तो अब ट्रम्प ने पुतिन से भी फोन पर बातचीत की है। अब क्या बात हुई है कुछ ही देर में साफ हो जाएगा, लेकिन आपको बता दें
ये जरूर ट्रंप की ओर से कहा गया है कि अगर तब मैं प्रेसिडेंट होता तो जो ये पूरी वॉर शुरू हुई है ये शुरू ही नहीं होता, ये सिचुएशन ही नहीं आती। ये जो पूरी सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है ये जो बाइडेन की वजह से बनी हुई है। जो बाइडेन भ्रष्ट राष्ट्रपति थे ये आज ट्रंप की तरफ से कहा गया है। और अब बड़ी बात आपको बता दें, जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़ रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि आज ज़ेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात हुई है और अब इसके बाद ट्रंप ने पुतिन से भी फोन पर बातचीत की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे कि आज ज़ेलेंस्की के बीच में और साथ ही साथ ट्रंप के बीच में जो मुलाकात हुई है वो रूस और यूक्रेन के बीच में एक निर्णायक मोड़ कि ये पूरी जंग किसी ना किसी तरीके से रोक दी जाए। लेकिन इस मुलाकात से पहले ही ट्रंप की तरफ से सख्त लहजे में यह कह दिया गया था कि क्रीमिया का सपना छोड़ना होगा। इसके अलावा यह कहा गया था कि नाटो में भी शामिल नहीं किया जाएगा। ये बात अब ज़ेलेंस्की को मान लेनी चाहिए। डोनेट्स्क और लुहांस्क के इलाके भी छोड़ने होंगे, ये बात भी यूक्रेन को मान लेनी चाहिए। हालांकि इस बात को सिरे से खारिज करते हुए यूक्रेनी राष्ट्रपति नजर आए थे, लेकिन आज जब यह बातचीत हो रही थी तब इस बात की उम्मीद जताई जा रही थी कि आज शायद यहां से शांति का रास्ता, इस युद्ध को रोकने का रास्ता निकल सकता है। फिलहाल बातचीत का निष्कर्ष क्या रहा है इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन ट्रंप की तरफ से इस मुलाकात में कुछ बड़ी बातें कही गई है जो हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस पूरी बातचीत के जरिए युद्ध को खत्म किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा है कि उनकी ज़ेलेंस्की के साथ यह आखिरी मुलाकात नहीं है, इस पे आगे भी बातचीत होती रहेगी। बिल्कुल। और यहाँ पे बता दें ट्रंप की अभी बात नहीं हुई है। ट्रंप ने यह कहा है, यह ऐलान किया है ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद कि वो कल पुतिन से भी बात करेंगे, सीज फायर को लेकर बात की जाएगी। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। बैल साहब, कई बार कहते हैं ना कि जो कई बार आप वर्ड में एक्सप्रेस नहीं कर पाते, आपका बॉडी जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज वो एक्सप्रेस कर देती है। और आज ट्रंप जिस तरीके से गर्मजोशी से मिले, क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, ट्रंप अब चाहते हैं कि पीस डील हो, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 24 घंटे के अंदर मैं रशिया का और यूक्रेन का युद्ध को बंद करवा दूंगा, पर वो हुआ नहीं। अभी ज़ेलेंस्की जो है वो उनका जो डावाडोल है पूरी की पूरी उनकी गवर्नमेंट, अगर ये पीस डील हो जाती है तो अगर उनको टेरिटोरियल कंसेशन देने पड़ते हैं तो ज़ेलेंस्की अगला इलेक्शन पक्का हार जाएंगे और उनके ऊपर जितने करप्शन के चार्जेस हैं वो शायद केसेस भी हो जाए। ज़ेलेंस्की क्लियरली जानते हैं कि अगर पीस डील होती है टेरिटोरियल कंसेशन पे तो वो इलेक्शन अगला हारेंगे, उनको इलेक्शन करना पड़ेगा, हारेंगे। इस समय मार्शल लॉ चल रहा है। यूरोप क्या चाहता है? यूरोप को लगता है कि ये इनकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। यूरोप को लगता है कि अगर हम रशिया जो उनका मेन थ्रेट है उसको अगर हम वीक करें इकोनॉमिकली और मिलिटरीली और हम फाइट करवाएं ज़ेलेंस्की से यूक्रेन को। अभी यूक्रेन में लाखों की संख्या में जो उनके सोल्जर्स है वो मारे जा चुके हैं, 10 लाख के करीब दोनों साइड से, जो कि सिविलियन और सोल्जर्स या तो मारे गए हैं या फिर घायल हुए हैं। तो इतनी बड़ी तबाही हो चुकी है और यूक्रेन अंदर से भी तबाह और बर्बाद हो चुका है। रशिया कभी भी नहीं मानेगा कि वो डॉनबास उसको ना मिले, डॉनबास लेके रहेगा। क्रीमिया और नाटो ना ज्वाइन करना तो अमेरिका ने कहीं ना कहीं क्लियर कर दिया। आखिरी चीज जो वो चाहता था कि इलेक्शंस हो, क्योंकि उसने कहा था कि मूल कारण क्या है, वो मूल कारण अलग करने पड़ेंगे और मूल कारण दो ही है, नाटो ना ज्वाइन करे और दूसरी और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि इलेक्शंस हो। और इलेक्शंस को उनको मालूम है कि ज़ेलेंस्की हार जाएंगे, पर वो चाहते हैं कि उनकी तरफ से जो उनके नॉमिनी होंगे, क्योंकि वहां रशियन स्पीकिंग पीपल भी है, तो कहीं ना कहीं वो वापस पावर में आए ताकि एक लॉन्ग टर्म उनके साथ रिश्ते बेटर हो। ये जो बनाना चाहते थे बफर स्टेट यूरोपियन देश रशिया के अगेंस्ट यूक्रेन को, तो वो पूरा नहीं हो पाएगा उनका सपना। इसी वजह से यूरोप भी नहीं चाहता कि ये लड़ाई रुके। लेकिन ये एक ऐसी स्टेज है कि अगर अमेरिका हथियार देने बंद कर दे, अमेरिका आपको मालूम होगा 16% देता है नाटो का बजट और साथ में 2/3 डिफेंस के जो इक्विपमेंट और उसमें जो हिस्सेदारी उसकी है, तो अगर अमेरिका बंद कर देता है सपोर्ट करना तो ये वॉर पक्का बंद हो जाएगा कुछ समय के अंदर अंदर। बिल्कुल। देखिए विनय शुक्ला जी, ये बात आज ट्रंप ने कही कि वो यूक्रेन में चुनाव के लिए तैयार है। आपको लगता है कि जंग के हालात के बीच में ये चुनाव होने चाहिए, ये हालातों को सुधारेंगे या और ज्यादा बिगाड़ देंगे? क्या लगता है आपको? बात यह है कि इंग्लैंड में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चुनाव हुए थे, तो चुनाव हो सकते हैं, पर यह है कि
उसके लिए जो नीति बनानी है कि उसमें जो लोग यूक्रेन से बाहर चले गए उनको भी वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए, अपने लोगों को नॉमिनेट करना चाहिए। अगर ये सब होगा तो हो सकता है, पर और अगर फैसला हो जाता है बातचीत का एकदम, तो उसमें युद्ध विराम होगा भी, जरूर होगा, क्योंकि उस दौरान जो है वो चुनाव की तैयारी की जा सकती है। तो ये पॉसिबल है पूरी तरह से, पर वो ज़ेलेंस्की नहीं चाहते हैं ये असल, क्योंकि वो ठीक कहा है कि वो हार जाएंगे। ठीक है सोई साहब, जिस तरीके से ट्रंप इस वक्त सेंटर में हैं, पहले उनकी पुतिन से मुलाकात और अब आज ज़ेलेंस्की से और भी तमाम बड़े अलग अलग विश्व के नेताओं से मुलाकात चल रही है, लेकिन ट्रंप इस वक्त प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। क्या ट्रंप की ये प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो कामयाब हो पाएगी? क्योंकि वहां पुतिन से तो कोई ठोस जवाब मिला नहीं, कोई कमिटमेंट मिली नहीं, और अभी फिलहाल जो अभी मुलाकात का दौर चल रहा है यहां से भी कोई ऐसी कमिटमेंट फिलहाल अभी तक तो नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल प्रिया जी, जिसको कहते हैं कि ट्रंप इस समय में साम दाम दंड भेद सभी चीजों का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जिसको डिप्लोमेटिकली या कूटनीति का सबसे मुश्किल इम्तिहान है। रशिया की अपनी डिमांड, यूक्रेन की अपनी डिमांड। अगर यूक्रेन डिमांड मान जाता है तो ज़ेलेंस्की की ताकत से बाहर हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टरशिप से बाहर हो जाएगा, उसे जमीन दे दी। लोग कहेंगे 3.5 साल आपने लड़ाई लड़वा ली, उसके बाद आपने जमीन भी दे दी और फिर शांति कर ली इस कंडीशन पर। उसका फेस सेविंग कहीं ना कहीं कुछ किया है। रशिया की अपनी डिमांड है कि वो कह रहा है कि मैं लुहांस्क, डोनबास और क्रीमिया नहीं छोड़ूंगा, और शांति गारंटी दोनों ही चाह रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो बातें, ऐसे में दोनों को आमने सामने लाना, एक टेबल पर लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। उधर से यूरोपियन यूनियन अलग, यूरोप के देश अलग यूक्रेन के साथ खड़े हुए कि यूक्रेन मान लिए थोड़ा मानने की कोशिश करे तो वो कंफर्म कर देते हैं कि भैया हम तुम्हारे साथ है, तुम मत जाओ। तो ये बात इस समय में, पर मेरा ये मानना है इस समय में प्रेशर टैक्टिक्स ही काम आएगी, क्योंकि इसके अलावा शांति चाहते दोनों दिल में, अपने अंदर ही अंदर शांति चाहते हैं। रशिया भी चाहता है और यूक्रेन भी चाहता है, यूक्रेन के लोग भी चाहते हैं। सब लोग मैं समझता हूँ परेशान हो गए होंगे इतने सालों की लड़ाई में, लेकिन शांति के लिए फेस सेविंग दोनों का किस प्रकार हो, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि दोनों की इज्जत भी बचे, शांति भी हो जाए। और मुझे ये लगता है एक सजेशन मेरी तरफ से, जैसे मेरे दिमाग में आ रहा था कि कुछ हिस्से यूक्रेन को दे दिए जाए कि ठीक है भैया इतना कब्जा किया, थोड़ा रशिया छोड़ता है, थोड़ा ही आपको मिल जाता है, बाकी कुछ बड़ा पोर्शन लुहांस्क को, डोनबास का वो रख लेगा, क्रीमिया रख लेगा। तो कहीं ना कहीं एक बीच की बात रखते हुए अगर करेंगे तो ये होगा, जो कि शायद सभी के लिए अच्छा रहेगा। बीच का फॉर्मूला क्या हो सकता है पूर्णिमा नाथ जी? देखिए, मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कैंपेन ट्रेल में उन्होंने प्रॉमिस किया था 24 आवर्स में ये युद्ध रुकवा देंगे। 24 एक बार नहीं बोला, बार बार बोला, हर कैंपेन ट्रेल में बोले। अब 6 महीना हो गया उनसे ये काम हुआ नहीं, और बार बार जाके उनके प्रेस सेक्रेटरी से लेकर उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं, प्लस उन्होंने डिमांड कर रहा है हमें नोबेल प्राइज चाहिए। मुझे ये लग रहा है प्रिया जी, अनफॉर्चुनेटली ये एक दिखाना है उनके बेस को कि मैंने करके दिखाया। तो ये सीज फायर नहीं हुआ, ये ऑब्वियसली हमने पहले भी कहा था कि सीज फायर नहीं होगा, क्योंकि वहां पे सीज फायर होने के लिए आपको दोनों पार्टी को एक साथ लाना है। ये कोई डिस्कशन, कम्युनिकेशन हो नहीं रहा था, डिप्लोमेटिक कोई कन्वर्सेशन हुआ नहीं था। एक पार्टी थे और वहां पे सिर्फ अपॉर्चुनिटी रशिया को मिला उनकी तरफ से जो अपना बात अमेरिका को रखने के लिए। आप ये भी समझो कि अमेरिका इसमें बीच में क्यों है। एट द एंड ऑफ द डे इट इज अमेरिकाज वॉर, इट इज अमेरिकाज वॉर अगेंस्ट रशिया। नहीं तो इसमें अमेरिका इतना उछल क्यों रहा है वो सीज फायर कराने के लिए? उनका क्या रिश्ता है इसमें, इस यूक्रेन के इस लड़ाई में? अगर सच में यूक्रेन का लड़ाई होता तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट ए यूक्रेन रशिया वॉर, इट इज यूएस रशिया वॉर। सेकेंड ऑफ ऑल यूएस इज इन्वॉल्व्ड टोटली। उनके मैंने जो पहले कहा है, इट इज अबाउट द लैंड, रिसोर्स लैंड बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं अमेरिका के लिए, क्योंकि वहां पे जो मिनरल्स है, आपको जानते होंगे 20,000 मिनरल डिपॉजिट वहां पे यूक्रेन में है, उसमें से सिर्फ ऑलमोस्ट 2,800 में माइनिंग हो रही है।
वो आपको सब जान के हैरानी होगी कि वहां पे जो नेचुरल रिसोर्सेस है, इट्स हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर अमेरिकन लोगों के लिए, उनको खाना खिलाने के लिए बेसिकली। तो इसके मतलब ये बनता है कि बोथ डेमोक्रेटिक पार्टी एंड रिपब्लिकन पार्टी आर इक्वली सपोर्टिंग दिस वॉर। मेरे जो यहाँ की जो हर स्टेट में 2 सेनेटर्स होती है, हमारी जो रिपब्लिकन सेनेटर है सेनेटर रॉन जॉनसन, ही ऑल्सो सपोर्टेड दिस वॉर एंड मैं उनके साथ अलाइन नहीं करती हूँ। नेटो का जो एक्सपेंशन हुआ है ये अमेरिका के लिए हुआ है, ऑब्वियसली आपको आप जानते हो। अब जो यूक्रेन का नेटो में ज्वाइन करना, ये भी अमेरिका उनको उकसाया है, और रशिया के लिए फाइट करने के लिए अमेरिका उकसाया है, और ऑब्वियसली यूरोप तो है ही। बट एट द एंड ऑफ द डे नुकसान किसको हुआ? यूक्रेन को हुआ, और उनके लोगों के लिए उनको लोगों के हुआ। लेकिन पॉलिटिकली यूक्रेन अभी है कहां पे? ऑब्वियसली अभी इलेक्शन होगा तो ज़ेलेंस्की हार जाएगा। और पिछले 3-3.5 साल से, पहले दिन से अमेरिका और वेस्टर्न जो नैरेटिव प्रोपेगेंडा चैनल्स है, यही हमें बता के गए हैं कि यूक्रेन इज विनिंग। अभी 3.5 साल के बाद there is no other option. Both the party know that it's actually Ukraine was losing from the day one. लेकिन at the end of the day हमें ये फीड करा गया है मैसेजिंग की तरफ से, प्रोपेगेंडा की तरफ से और नैरेटिव की तरफ से कि यूक्रेन वाज विनिंग, यूक्रेन इज नॉट विनिंग। तो ये जो सच बात है मैडम, इसको लोगों को जानना चाहिए, अपने तरफ से ये बात बोलना भी चाहिए कि US has lost this war, Ukraine has lost this war, and in this particular case, Russia is on the right side of the history. ओके बैल साहब, मैं पूर्णिमा जी की बात को ही आगे बढ़ा रही हूँ, आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलती हूँ। जो इससे पहले मुलाकात हुई थी ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में, और हमने देखा था जिस तरीके से गर्माहट, और इसके बाद फिर टेबल टॉक जो है वो बहुत वक्त तक हुई भी नहीं। पूर्णिमा जी ने जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किया कि मिनरल्स, नेचुरल रिसोर्सेस, ट्रंप एक बिजनेसमैन की तरह इस पूरे सीज फायर को देख रहे हैं कि, और क्या अब लग रहा है कि जेलेंस्की सरेंडर कर देंगे इस बार ट्रंप के आगे, क्योंकि पिछली बार तो वो नहीं माने थे। देखिए, जेलेंस्की को लगता है कि यूरोप के साथ जब वो आए हैं तो उनका बहुत बड़ा सपोर्ट यूरोप का है। और आपने देखा जितने भी यूरोपियन लीडर्स थे, सबसे पहले जब उतरे वॉशिंगटन में, तो सबसे पहले यूक्रेन की एम्बेसी में चले गए और वहां पे उनकी मीटिंग हुई। और इसमें स्टारमर जो है वो काफी लीड ले रहे थे, यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बहुत लीड ली थी, और वो चाहते हैं कि ये युद्ध ना रुके। इनफैक्ट यूरोप नहीं चाहता कि युद्ध रुके, और वो क्यों नहीं चाहता इसके बारे में हम काफी डिस्कस कर चुके हैं कि उनके लिए रशिया नंबर 1 थ्रेट है। अगर वर्ल्ड वॉर 1 देखें, वर्ल्ड वॉर 2 देखें, या किसी तरीके से भी देखें तो, और आप पूरी यूरोप की सेनाएं देख लीजिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। लग्जमबर्ग जो एक साइड पे 1000 के करीब ही है उसकी आर्मी के, और अगर हम हाईएस्ट साइड पे चले जाएं, यूके के तीनों सर्विसेज के भी मिला लें और आसपास उनके मरीन्स भी मिला ले तो 1,84,000 नहीं बनते। तो जर्मनी के 1,80,000, फ्रांस के 2 लाख, तो भारत के कितने हैं? 14 लाख। कैन यू बिलीव दिस? और रशिया के कितने? 9 लाख के करीब। आप कहां कंपेयर कर रहे हैं? पूरे यूरोप की फौजें भी अगर साथ में मिल जाए, जिनके पास अलग अलग इक्विपमेंट है, अलग अलग नंबर्स है, कोऑर्डिनेशन का, कमांड एंड कंट्रोल का, इंटीग्रेशन का, कंपैटिबिलिटी का, इतनी प्रॉब्लम्स होगी अगर कल वो खाली रशिया के साथ लड़े। अगर अमेरिका साथ में ना हो, अमेरिका है तो नाटो है, जिस दिन अमेरिका नहीं होगा नाटो खत्म हो जाएगा, क्योंकि नाटो के अंदर आज उतनी शक्ति नहीं है अपने अंदर। अभी तभी बातचीत चल रही थी कि इनका जीडीपी बढ़ा के 5% किया जाए। ट्रंप चाहते थे कि इनका जीडीपी बढ़े ताकि ये रक्षा अपने आप कर सके। और इसमें मैं एक बात से, जो हमारी गेस्ट जुड़ी हुई है अमेरिका से, मैं उनके साथ बिल्कुल सहमत हूं कि ये युद्ध रशिया ने तब शुरू किया था जब उनको लगा था कि नाटो उनके डोर स्टेप पे आ चुका है। यानी कि यूक्रेन ने जब नाटो के लिए किया, और जेलेंस्की पावर में आए थे 2019 में, ये कहते हुए आए थे पावर में कि रशिया के साथ वो दोस्ती करेंगे और बेहतर रिलेशंस करेंगे। लेकिन किया क्या? उन्होंने कहर बरसा दिया था डॉनबास एरिया के अंदर, जो कि रशियन स्पीकिंग एरिया है। क्रीमिया को तो 2014 में ही रशिया ने ले लिया था। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज ये आ जाती है कि यूरोप नहीं चाहता इस समय कोई भी समझौता हो। जेलेंस्की के लिए पर्सनली बहुत डिफिकल्ट है कि अगर कोई सॉल्यूशन हो गया तो जेलेंस्की की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी, हो सकता है उनके ऊपर केसेस लग जाए। और मजे की बात यह है कि जेलेंस्की की आर्मी भी इस समय उनसे खुश नहीं है। उन्होंने एक आर्मी चीफ को चेंज किया था, लेकिन इस समय उनकी आर्मी थक चुकी है। लड़के 1 लाख के करीब उनके सोल्जर्स मारे गए, 2 जनरेशन
जो उनके यंग यूथ की है यूक्रेन की, वो जा चुकी है। 5 से 7 मिलियन लोग वहां बाहर पलायन कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इस समय ज़ेलेंस्की के लिए हालात बहुत बुरे हैं। अमेरिका अगर बंद कर दे हथियार देने, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ये युद्ध अगले 2 या 3 महीने से ज्यादा नहीं चल सकता। और रशिया के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, विंटर्स आने से पहले सबसे गेन जो किया है इस वार्तालाप में, जो पिछली हुई थी अलास्का में और अब तक, वो रशिया ने गेन किया, वो है टाइम की विंटर सेट होने से पहले, अक्टूबर से पहले, वो जो बाकी स्लोवियंस की मैं आपको बात कर रहा था, जो बिल्कुल नहीं देना चाहता यूक्रेन या ज़ेलेंस्की, वो वाला एरिया भी वो ऑक्यूपाई करना है जो सिर्फ 50 स्क्वायर किलोमीटर का है। तो उसके बाद पूरा का पूरा डॉनबास उनके पास आ जाएगा और यही वो चाहते हैं। डॉनबास चाहते हैं, क्रीमिया चाहते हैं, इलेक्शंस हो वहां पे। देखिए, यहाँ पर बार बार यूरोपियन नेताओं की बात हो रही है, यूरोपियन देश की बात हो रही है। सोई साहब, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि ये जो बात हो रही है बार बार कि यूरोपियन जो देश हैं वो ही नहीं चाहते हैं कि वॉर खत्म हो, क्या वो ये नहीं चाहते हैं कि इस पूरी वॉर को खत्म करने का क्रेडिट अमेरिका के पास चला जाए, या फिर अमेरिका और यूरोप अभी सेम पेज पर है, एक ही पिच पर वो खेल रहे हैं? क्या लग रहा है आपको आज की मुलाकात के बाद? ममता जी, जिस प्रकार से यूरोप के 7 देशों के 7 बड़े लीडर शॉर्ट नोटिस पर आए हैं, ये दिखा रहे कितनी इंपॉर्टेंस वो दे रहे हैं। और वो यूक्रेन के साथ अपना साथ भी दिखाने के, सॉलिडारिटी जिसको कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। आपको दबाया नहीं जा सकता कि अमेरिका में आप गए तो आप अकेले पड़ गए, पिछली बार दबाने की कोशिश की गई थी, वो नहीं होने देंगे। और जैसा एयर कमांडर ने बताया था कि पहले वो इन हाउस बातचीत की, उनके एम्बेसी में जाके उन्होंने बातचीत की। तो यहाँ पे 2-3 चीजें हैं। एक तो वो डेफिनेटली रशिया से थ्रेटन फील करते हैं क्योंकि अमेरिका रशिया से बहुत दूर है और अगर कुछ भी खतरा होगा तो सबसे पहले यूरोप में आएगा। उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी ये देखा था कि यूरोप भी सबसे ज्यादा त्रासित हो सकता है। दूसरी बात, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये भ्रम भी है, कई बार ये मीडिया के द्वारा फैलाया गया है, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद भी रशिया ने अभी तक नेटो के किसी देश को नहीं छेड़ा। उनको पता है, रशिया को पता है कि नेटो के देश उनको इंटेलिजेंस दे रहे हैं, नेटो के देश हथियार दे रहे हैं, नेटो के देश पैसा दे रहे हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन आज 3 साल से ज्यादा, 3.5 साल से लड़ाई लड़ पा रहा है। तो उसके सब होने के बाद भी रशिया ने नेटो की किसी देश पर हमला नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता है कि आर्टिकल 5 के अंदर अगर किसी भी देश पर हमला होता है तो पूरे नेटो के देश एक तरह से संधि के तहत सबके देश उनके साथ लड़ाई हो जाएगी। तो ये एक बड़ा इतना आसान नहीं है रशिया के लिए भी कि वो नेटो के साथ लड़ाई लड़े। ये एक मीडिया के द्वारा या उनके अपने द्वारा भी बनाया हुआ एक भ्रम है या डर है, या कई बार जैसे प्रोमिला जी कह रही थी कि वो यूक्रेन के द्वारा भी इस तरह का डर फैलाया होगा कि ताकि इनको मदद मिलती रहे, पैसे मिलते रहे, हथियार मिलते रहे। और यहाँ एक बात निश्चित है कि अमेरिका ने अपनी मदद बंद कर दी, तो यूक्रेन के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो ज्यादा दिन लड़ाई लड़ सके। यही एक, जैसे पहले आपने एक सवाल पूछा था, क्या वो अमेरिका प्रेशर टैक्टिक्स अपनाएगा? मुझे उम्मीद है कि पूरी प्रेशर टैक्टिक्स लगाए, क्योंकि यहाँ पे अभी ट्रम्प की साख का भी सवाल हो गया कि अलास्का में मीटिंग हुई, ये बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी। अगर पुतिन को लेके आए हैं आइसोलेशन में, पूरी दुनिया कहती है उनसे बातचीत नहीं करनी है, फिर भी उनसे बातचीत की, एक अमेरिका इनिशिएटिव ले रहा है। अगर ये इनिशिएटिव फेल नहीं होने दे सकते, ये भी मैं जानता हूं, तो चाहे साम दाम दंड भेद किसी प्रकार का भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक समझौता लाने की कोशिश। लेकिन सोई साहब, जिस तरीके से ट्रंप ने इस मीटिंग के दौरान ये भी कहा कि ये लास्ट मीटिंग नहीं है, आगे ज़ेलेंस्की के साथ और भी मीटिंग्स होंगी, यानी कि 1-2 मीटिंग्स में तो कुछ भी निर्णय नहीं निकलेगा। ये भी कहा कि कल अभी पुतिन से बात होगी, लेकिन क्या पुतिन इतनी आसानी से उनके टर्म्स और कंडीशंस में मान पाएंगे? नहीं, बिल्कुल ये बात देखिए, जब पहले अलास्का मीटिंग में सबने का कुछ भी नहीं निकला, लेकिन वो रशिया की इच्छा जानने की थी, वो सब उन्हें आइडिया लगा, वो इधर कन्वे किया। अभी इनकी इच्छा है, फिर जैसे उन्होंने साफ कहा कि इसके बाद पुतिन से बात करेंगे, तो दोनों जगह यहाँ की बात उधर, उधर की बात इधर। उसको क्या, भैया तुम थोड़ा मान जाओ, तुम थोड़ी जमीन कम ले लो, इसको कहेगा तुम मान जा, क्योंकि इसके बाद तुम्हारी हार निश्चित है, तुम लड़ने में सक्षम नहीं हो, और लोग मरते रहेंगे और लोग खत्म होते रहेंगे, किसी न किसी तरह से मैं तुम्हें ये मदद दूंगा, रिकंस्ट्रक्शन में मदद दूंगा, जो भी करके ये कहीं ना कहीं कोशिश ये रहेगी। जैसे उन्होंने बार बार ये बात कही, मीटिंगों का दौर जारी रहेगा, ये एक उम्मीद दिखाता है
ये दिखाता कि वो एक उम्मीद के ऊपर है। मैं इस समय अमेरिका में हूँ यहाँ पे, और ये उम्मीद दिखाता है कि मैं कुछ ना कुछ करने की कोशिश करूंगा, और एक सिंसियर कोशिश हो रही है इस समय अमेरिका के द्वारा शांति के लिए, चाहे वो रेयर अर्थ के लिए हो, चाहे वो आज और ज्यादा सपोर्ट नहीं करना चाह रहे, चाहे वो आज और जगह जो इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो ईरान को सॉर्ट आउट करना है, बाकी जगह सॉर्ट आउट करना है, या उनको लग रहा है कि अब वहां रिकंस्ट्रक्शन का टाइम हो गया, वहां भी अमेरिका की इकोनॉमी को फायदा होगा। बहुत से एंगल ऐसे निकल के आते हैं जब यहाँ बातचीतें होती हैं कि क्या कारण हो सकते हैं अभी एकदम पीस लेके आने का। और एक साख का तो सवाल है ही है कि उन्होंने चुनाव में जो वादा किया था उसको पूरा किस प्रकार से करें। बस ये पीस टॉक हो पाएगी या नहीं, क्या तीनों देश एक ही टेबल पर आ पाएंगे या नहीं, यही बड़ा सवाल बना हुआ है। पूर्णिमा नाथ जी, इससे पहले जो मुलाकात हुई पुतिन के साथ ट्रंप की, पुतिन का ही मैंडेट लेके तो यूक्रेन के पास पहुंचे थे ना, आज बातचीत हुई थी, अब यूक्रेन का मैंडेट पुतिन के पास पहुंचाना है। आपको लग रहा है इसके बाद पुतिन तैयार होंगे एक साथ बातचीत करने के लिए? मैम, एक बात हमें ये क्लियर होना चाहिए हमारे दिमाग में, ये युद्ध शुरू क्यों हुआ? आज से तो शुरू नहीं हुआ ना, 3 साल पहले शुरू हुआ। 2014 में जो कू अटेम्प्ट किया था, उन्होंने कौन किया था? अमेरिका ने करवाया था। आपको उससे पहले आप चले जाओ 1991 में जब सोवियत यूनियन डिसमेंटल हुआ, उसके बाद भी नेटो एक्सपेंशन की बात हो, वो लोग जो प्रॉमिस किए थे ईस्ट वर्ल्ड कोई एक्सपेंशन नहीं होगा, फिर भी एक्सपेंशन हुआ है। ऑन टॉप ऑफ इट रशिया ने बार बार कम्युनिकेट कर रहे थे कि दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर, बट अमेरिका ये थोड़ी सुना है। अमेरिका की ये जो एक एटीट्यूड बन गया कि हम पावरफुल नेशन है, हम कुछ भी करेंगे, कभी भी कहीं भी करेंगे, ये जो एटीट्यूड बन चुका है आज, अभी इंडिया के ऊपर भी उनका यही एटीट्यूड आपको दिख रहा है। सो इट्स नॉट अबाउट रशिया को खत्म करना उनका एजेंडा है, ये तो पहले से है। कोल्ड वॉर कभी खत्म नहीं हुआ। अभी जो सिचुएशन चल रहा है, ये आप अगर ये सोच के बैठे हो सीज फायर हो जाएगा, ये सीज फायर अगर कर भी लिया है तो ये लॉन्ग लास्टिंग होगा कि नहीं, किसी को नहीं पता है। एट द एंड ऑफ द डे रशिया को खत्म करके सोवियत यूनियन का नाम मिटाने की जो चक्कर ये अमेरिका चला रहा है, ये बात हमारे जहन में क्लियर होना चाहिए। और एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट अबाउट रशिया ऑल्सो। यहां से निकल के अभी चाइना की तरफ पिवोट करना है, वहां पे नया वॉर शुरू करने वाला है। तो ये जो आप सोच रहे हो एक वॉर खत्म होगा, सीज फायर होगा और वॉर नहीं होगा, आई एम सॉरी टू से दैट दिस इज नॉट व्हाट आई सी दैट वॉर इज गोइंग टू कंटिन्यू। आज ये नहीं हुआ तो कुछ और होने वाला है। अब ईरान, इंडिया, चाइना सब ले लो तो ये चलता रहेगा, दिस इज अ सिलसिला चलता रहेगा। अब अमेरिका की जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, ये इनकी बजट जो है बढ़ता ही जाता है और सब कंट्री में यही डील तो चल रही है कि अमेरिका का वेपन खरीदो। तो ये कंट्री कैसे चलेगा विदाउट द अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स? और सीआईए की जो और इंटेलिजेंस का एजेंडा होता है, रेजिम चेंज की एजेंडा होती है इनकी, बात कोई अगर सुनते नहीं है, उनको जाके पॉलिटिकली एंगेज होना इनका जो चलता रहता है, ये सिलसिला चलता रहेगा। अनफॉर्चुनेटली अभी अमेरिका जो सिचुएशन में है, इनकी डॉलर इज फॉलिंग रैपिडली। ऑब्वियसली ब्रिक्स अभी बिकॉज ऑफ द अटैक ऑन इंडिया ऑल्सो, इंडिया वेंट टू रशिया एंड क्लोजर टू चाइना। रशिया जो भी ऑलवेज फ्रेंड है, चाइना को तो फ्रेंड नहीं मान सकते हो ना। हालात की सिचुएशन ऐसा है कि चाइना के साथ जाके आप बात करना जरूरी है। अब अमेरिका की जो सिचुएशन है, चाइना के ऊपर अगर आपने एडिशनल तारीफ लगा भी दिया, यहाँ पे प्रॉब्लम होगा सप्लाई चेन की। उनको पता है, दिस इज व्हाई मार्को रूबियो हो और पीटर नवारो हो, वो लोग जाके कह रहे कि उनको पता है कि 50% के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगा। तो ये पॉलिटिकली इफ आई एम स्पीकिंग, जीओपी को पता है कि क्या कर रहे हैं। ये स्टूपिड लोग तो है नहीं कि उनको नहीं पता कि क्या नहीं कर रहे। अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिक्स के चक्कर में हमारे जैसे लोग, यहाँ पे जो लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, जो पॉलिटिशियन नहीं है, जो मिलियनियर्स नहीं है, जो बिलियनियर्स नहीं है, उनके ऊपर प्रॉब्लम होगा। पॉलिटिक्स was supposed to serve the people, लेकिन ये at the end of the day people को सर्व नहीं कर रहे। ये जो ज़ेलेंस्की ने पॉलिटिक्स खेला, उनके लोगों के ऊपर प्रॉब्लम हुआ। अभी यूरोपियन यूनियन जो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, उनके ऊपर प्रॉब्लम हो रहा है। ट्रम्प जो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, अभी वो बाइडेन जो पॉलिटिक्स खेला है, यहाँ पे अमेरिकन लोगों के ऊपर लगा है। यहाँ पे
इन्फ्लेशन बढ़ चुका है। अब मुझे बताइए, जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो कैंपेन ट्रेल में वादा किया था यहाँ पे इन्फ्लेशन कम करेंगे, कहाँ पे इन्फ्लेशन कम हुआ है? बोल रहे थे उस दिन एग्स का प्राइस 400% कम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? आप जब एग खरीदने जाते हो और दुकानदार आपको तीन टाइम्स ज्यादा पैसा देके एग आपके हाथ में पकड़ा देंगे। तो ये जो बात होती है, पॉलिटिकल बात होती है, अनफॉर्चुनेटली जो मिलीनियर्स नहीं है, जो नॉर्मल कॉमन रेगुलर लोग हैं, उनके ऊपर हावी होने वाला है। और जो इनकम गैप है, जो वेल्थ गैप है बिटवीन द रिच एंड पुअर, इट्स गोइंग टू इंक्रीज exactly like how it happened in India also। हमारे जैसे लोग यहाँ पे आए थे because of a idea that हमारे लाइफ थोड़ा सा अच्छा होगा, इंडिया से अच्छा होगा, हम इंजीनियर बने, डॉक्टर बने,